प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह मैं फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। एक बड़ा तोहफा आप सब बच्चों के लिए बेटा लेके आया हूं मैं, और एक बहुत बड़ी रेंज को भी कवर किया। ये मान लो आप एक बहुत बड़ी रेंज को कवर किया है। कहीं ना कहीं जो बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं बेटा, उनके घर में ऐसे बच्चे होंगे जो 11th कर रहे हैं, 12th कर रहे हैं, 9th कर रहे हैं, 10th कर रहे हैं, नीट, IIT या फिर BSc नर्सिंग या फिर लैब असिस्टेंट, इन सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत प्यारा सा तोहफा लेके आया हूं बेटा, और वो तोहफा है अर्जुन सीरीज। ये अर्जुन सीरीज आपको बेटा क्या देने वाली है? ये अर्जुन सीरीज आपको 11th और 12th की कंप्लीट फिजिक्स देने वाली है, अच्छे लेवल की, बढ़िया लेवल की, शून्य से लेके शिखर तक का सफर इस सीरीज में हम सब मिलकर तय करेंगे बेटा। और यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ना बीच में कोई लेक्चर गायब होगा। लगातार लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। 11th 12th फिजिक्स, 11th 12th फिजिक्स, 9 10th कोई बच्चा फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, आगे जाके नीट IIT लिखना चाहता है, कोई और कंपटीशन लिखना चाहता है, NTSC करना चाहता है, वो भी देख सकता है। कौन कौन देख सकता है सर इस अर्जुन सीरीज को? आइए एक बार ब्रीफ में चर्चा करते हैं और फिर इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। अर्जुन सीरीज को देख सकता है बेटा जो बच्चा स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड की तैयारी कर रहा है और वो 11th और 12th में फिजिक्स को और स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। 11th और 12th फिजिक्स में कहीं ना कहीं कोई समस्या आ रही है, वो अपने इस सीरीज को फॉलो कर सकता है। लगातार आपको इसके लेक्चर मिलेंगे, आप यहाँ से ये सीरीज फॉलो कर सकते हो बेटा। कौन? स्टेट बोर्ड, CBSE और किसी अन्य बोर्ड का 11th 12th का बच्चा इस सीरीज को फॉलो कर सकता है। और जब आप 12th बोर्ड लिखने जाओगे, आप चाहे आप किसी बोर्ड के बच्चे हो, अगर आपने ये सीरीज फॉलो की है, 95+ नंबर गारंटी मैं आपको यहाँ से लिख के दे रहा हूँ जी, अगर इसको आप कंप्लीटली फॉलो करके जाते हो तो। इसके साथ साथ 9 10th का बच्चा जो फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, जो आगे एक बढ़िया कंटेंट तैयार करना चाहता है फॉर 11th 12th एंड आफ्टर द 12th क्लास, वो भी अपने इस सीरीज को बेटा प्रॉपर्ली फॉलो कर सकता है। इसके बाद कोई बच्चा नीट IIT JEE की तैयारी कर रहा है, आपको बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट, शानदार लेवल का कंटेंट, ऑर्गेनाइज कंटेंट आपको इस सीरीज में दिखाई देगा 11th 12th फिजिक्स का, वो भी इस सीरीज को फॉलो कर सकता है बेटा। इसके बाद BSc नर्सिंग का जो कोई बच्चा है, जो चाहे कोई स्टेट BSc नर्सिंग हो, चाहे एम्स BSc नर्सिंग हो, अगर वो तैयारी कर रहा है तो वो भी अपनी सीरीज को फॉलो कर सकता है बेटा। यहाँ से आपके लायक कंटेंट भी मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल शून्य से शिखर तक का सफर तय करवाऊंगा। तो एकदम कहते हैं ना उसे, एकदम बेसिक्स भी दूंगा और वहां से आपका जो क्वेश्चंस का, न्यूमेरिकल्स का लेवल है वो इंक्रीज करते हुए लेके चलूंगा। इसके बाद अगर कोई प्यारा बच्चा लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, चाहे आपका स्टेट लैब असिस्टेंट हो, चाहे कोई आपका NVS KVS EMRS का लैब असिस्टेंट हो, आपके लायक कंटेंट बेटा इस सीरीज में मिलेगा। आप भी अपनी सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर फॉलो कर सकते हैं। आपको यहाँ से फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी से स्ट्रांग हो जाएगी जी। ये जो मीडियम का है, ये मैं आपको बता दूं बेटा, मैं यहाँ पे राइटिंग इंग्लिश मीडियम में करूँगा, लेकिन मैं बोलूँगा बिल्कुल हिंदी में। और जो उसके हिंदी के अनुवाद हैं किसी भी शब्द के बेटा, वो हिंदी का अनुवाद भी मैं साथ साथ कोशिश करूंगा बोलते हुए चलूँ। तो हिंदी मीडियम का बच्चा अगर थोड़ा सा एफर्ट करेगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेगा, तो वो भी अपने इस लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है। उनके लायक भी आपको यहाँ से कंटेंट मिलेगा। और आप जानते हो फिजिक्स मोर देन थ्योरी आपकी क्या है, न्यूमेरिकल्स की है, कॉन्सेप्ट्स की है। तो कॉन्सेप्ट हिंदी इंग्लिश में नहीं होते हैं, आप चाहे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं बीच बीच में कोशिश करूंगा हर शब्द का हिंदी आपको बताते हुए चलो जी, ठीक है। तो दोनों मीडियम वाले बच्चे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं जी। आपके लिए तोहफा है, एक बहुत अच्छा तोहफा है। बीच में ऐसा नहीं करूंगा कि आपका एक चैप्टर करवा दिया, बंद करवा दिया, नहीं, कंप्लीट लेके आऊंगा यूट्यूब पे, फ्री लेके आऊंगा, कंटेंट वो दूंगा जबरदस्त वाला कि आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया। चलिए जी, परमपिता परमेश्वर का नाम लेके हम इस सीरीज को शुरू करते हैं जी, अर्जुन सीरीज की शुरुआत करते हैं जी। आइए बेटा, ये कुछ जो चीजें हैं ना बेटा, ये जो कुछ चीजें हैं, ये मैंने ऑलरेडी क्या कर लिया था एक्चुअल में। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, कोई समस्या हो गई, कुछ इशू हो गया, तो अभी मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था, वो चले गए, कोई बात नहीं। कुछ चीजें आपको रिटर्न मिलेंगी, आगे जैसे प्रॉपर पढ़ाते हैं वैसे पढ़ा दूंगा, ठीक है जी। आइए जी, सबसे पहले अगर आपको मोशन को पढ़ना है, गति को पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या फिर आप बोल लीजिए ओरिजिन क्या होता है, या फिर आप बोल लीजिए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, या फिर आप बोल लीजिए ऑब्जर्वर क्या होता है। इन सभी का मतलब एक ही है बेटा, सभी आपको सेम सेंस देते हैं। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज ऑब्जर्वर, व्हाट इज ओरिजिन, व्हाट इज सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, सबका मतलब एक है जी। समझिए क्या होता है। जैसे कि जब भी आप मोशन को स्टडी करना शुरू करोगे, तो जैसे मान लो मैं मोशन के रिगार्डिंग आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न ये है कि क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज माई पोजिशन इन द स्टूडियो, मेरे स्टूडियो में फिलहाल मेरी स्थिति क्या है, मैं कहां खड़ा हुआ हूं। जब आप भी मेरे से मान लो ये प्रश्न कर लो कि सर बताओ व्हाट इज योर पोजीशन, सर आपकी स्थिति क्या है स्टूडियो में, तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको?
मैं आपसे पहले एक प्रश्न करूंगा, फिर आपको जवाब दूंगा। प्रश्न क्या करूंगा कि भाई साहब कहां से पूछ रहे हो। मैं अपनी पोजीशन तो आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मैं अपनी पोजीशन कहां से बताऊं आपको। मुझे ये तो बताओ कि कहां से जानना आपको पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि मैं स्टूडियो में खड़ा हूं ना, तो मेरे स्टूडियो में एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा, एक कोना ये रहा। बताओ किस कोने से मेरी पोजीशन बताऊं, क्योंकि चारों कोनों से मेरी पोजीशन अलग अलग है। फ्रॉम ऑल फोर द कॉर्नर्स ऑफ द रूम मेरी पोजीशन अलग अलग है। मैं सबसे अलग अलग दूरी पे खड़ा हूं, तो बताओ किस कोने से बताऊं, कहां से बताऊं। और ये कहां वाला प्रश्न क्यों आया, क्योंकि बिना ये तय किए कि इसके रेस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष बताओ, मैं अपनी पोजीशन नहीं बता सकता। तो मोशन में सबसे पहले चीज क्या होती है, हमें ये फिक्स करना होता है कि मोशन को ऑब्जर्व कौन कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मोशन को स्टडी करना है, किसके सापेक्ष गति का अध्ययन करना है। तो पहले हमें वो ऑब्जर्वर फिक्स करना होता है जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को हम स्टडी करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट में हम पोजीशन निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहले हमें फिक्स करना होता है वो ऑब्जर्वर, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है जी, तो वही आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो पूरे मोशन को ऑब्जर्व करता है, जहां से मोशन को स्टडी किया जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को स्टडी किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, या ऑब्जर्वर कहते हैं। तो सिंपली विच ऑब्जर्व मोशन, जो मोशन को ऑब्जर्व करता है वो कहलाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कहलाता है ऑब्जर्वर। दिखाते कैसे है, जैसे मान लो आपको एक ऑब्जर्वर मिल गया और यहां से आपको पोजीशन निकालनी है, यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन निकालना है। तो जो भी आपका ऑब्जर्वर है उसको आप यहां बिठा लो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो। ये तो आपने बचपन से पढ़ाई है, एक्स वाई जेड सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है बेटा आपका, ये एक्स एक्स वाई एक्स जेड एक्स। और जिसके रेस्पेक्ट में सारा काम करवाना है मोशन का, उसको आप इसके ओरिजिन पे बिठा लो। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वर, और इसी ऑब्जर्वर को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फिजिक्स की टर्म में क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं जी। ठीक है जी, इसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहीं से हम सारा काम करेंगे, मोशन को स्टडी करेंगे। अब ये दो प्रकार के होते हैं जी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर दोनों में क्या अंतर है, हमें समझाइए प्लीज। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है, या वो ऑब्जर्वर होता है जो एक्सेलरेट नहीं करता, जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। बेटा इसको ऐसा बोलो आप कि जिसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, जीरो होता है। जिसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, वो कहलाता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल ऑब्जर्वर बेटा, है ना। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। ये आगे आएगा, टेंशन ना लो बेटा, है ना, आगे आएगा। इसका मतलब है या तो आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो ऑब्जर्वर है, सॉरी नॉट ऑब्जेक्ट बेटा, जो आपका ऑब्जर्वर है, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जहां से हम मोशन को स्टडी करेंगे, वो या तो रेस्ट में है, विराम अवस्था पे है, या अगर वो चल रहा है, मोशन में है, गति में है, तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गति कर रहा है, वो एक समान वेग से गति कर रहा है। तो इन दोनों ही केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है, और ऐसे ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर नॉन इनर्शियल क्या होता है, जो एक्सेलरेट करता है, जिसके पास एक्सेलरेशन होता है, जो अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है, जो अपने वेग को बार बार बदलता है, तो उसको हम, ऐसे ऑब्जर्वर को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसका एक्सेलरेशन होता है जी, जो या तो एक्सेलरेट करता है या जो रोटेट करता है। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर कोई चीज रोटेट कर रही है, तो रोटेशन जब होता है तो हर बार वो अपनी डायरेक्शन क्या करती है, चेंज। हर बार अपनी डायरेक्शन क्या करती है बेटा, देखो चेंज करती है। क्या करती है, चेंज। और वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेग एक सदिश राशि है, जब दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा, आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी आएगा, त्वरण भी आएगा। इसका मतलब रोटेशन भी क्या होता है, एक्सेलरेशन, या फिर बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो। ऐसा अगर कोई ऑब्जर्वर है जो ऐसा मोशन कर रहा है, तो वो होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मैं आपको बता दूं, आगे जाके हम न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे, मोशन को स्टडी करने के लिए न्यूटन के नियम पढ़ेंगे। और न्यूटन के नियम में मेन नियम क्या है, जो हम एक्चुअल में क्वेश्चंस पे लगाएंगे, न्यूमेरिकल्स पे लगाएंगे, वो मेन नियम क्या है, वो मेन नियम है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा कि जो किसी वस्तु पे जो बल लगता है वो होता है वस्तु का द्रव्यमान और वस्तु का त्वरण, वो होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जब ये न्यूटन की इक्वेशन हम लगाएंगे तो एक बड़ा अंतर है, जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बेटा, इसके अंदर तो ये इक्वेशन आपकी प्रॉपर्ली काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसके अंदर ये इक्वेशन बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। लेकिन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, अगर उसके अंदर आप ये इक्वेशन लगाओगे, उसको ऑब्जर्वर मान के आप ये इक्वेशन लगाओगे, तो ये इक्वेशन वहां पे फिट नहीं बैठेगी। मैंने लिखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वर्क प्रॉपर्ली इन इनर्शियल फ्रेम एंड डज नॉट वर्क इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल में इक्वेशन प्रॉपर काम करेगी, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम जो आपका है
उसके अंदर ये इक्वेशन आपकी प्रॉपर काम नहीं करेगी। वहां पे अगर आपको इस इक्वेशन को काम करवाना है तो इस वाली फोर्स के साथ आपको एक छोटी सी फोर्स और ऐड करनी पड़ेगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स लिखी हुई है, इस फोर्स के साथ, इस बल के साथ आपको एक छोटा सा बल और ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं सूडो फोर्स। टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ वी यूज सूडो फोर्स। इसके साथ आपको एक बल और ऐड करना पड़ेगा, वो कहलाता है सूडो फोर्स। ये एक रियल फोर्स नहीं होती है, ये कोई वास्तविक बल नहीं होता है। ये तो हम क्या करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए, न्यूटन के लॉ को अच्छे से काम करवाने के लिए हम ये यहाँ पे ऐड करते हैं। ये एक वास्तविक बल नहीं होता है। अब ये होता क्या है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, वो हम जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगी चर्चा, और जब ये आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है जी। बट यहाँ से चर्चा हुई है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, क्योंकि कोई भी मोशन को पढ़ने से पहले आपको फ्रेम आपको लोकेट करना बहुत जरूरी है, ऑब्जर्वर लोकेट करना बहुत जरूरी है। जिसके रेस्पेक्ट में मोशन को स्टडी करेंगे, जिसके सापेक्ष गति का अध्ययन करेंगे, उसको लोकेट करना बहुत जरूरी है। तो यह आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप क्लियर है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी इसका, फिर मैं आगे बढ़ता हूं जी। ले लिया बोलो स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे चलते हैं जी। आगे जो मामला है, अब आ गया जी पहली चीज मोशन में पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि बिना पोजीशन लोकेट किए हुए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नहीं आएंगे। तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जाननी है, किसी वस्तु का स्थिति आपको पता करना है कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पे है, तो सबसे पहले आपको, जैसे मान लो मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट आपका पॉइंट पी पे रखा हुआ है। मैंने कहा बताओ इसकी पोजीशन क्या है, तो तुमने प्रश्न पूछा किसके रेस्पेक्ट में बताएं, तो मैंने कहा जी यहाँ ये जो आपका ऑब्जर्वर है, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बता दो, ये आपका ऑब्जर्वर है, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपका ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में बता दो ये कहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि फ्रेम ये है, ऑब्जर्वर ये है, आप ऑब्जर्वर से लेकर ऑब्जेक्ट तक एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, यहां कुछ दूरी आएगी और आपको सदिश जानना है, पोजीशन वेक्टर जानना है, स्थिति सदिश जानना है। तो ये जो आपने लाइन खींची है, ये ऑब्जर्वर से होते हुए ऑब्जेक्ट की तरफ एक एरो आप बना सकते हो, एक तीर आप बना सकते हो। जैसे आप तीर बनाओगे, एरो बनाओगे, ये बन जाएगा एक वेक्टर, ये बन जाएगा एक सदिश। क्या बन जाएगा? सदिश। और ये जो सदिश बनेगा, इस सदिश को हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो आर के ऊपर मैंने सर पे देख क्या उठा रखा है, छोटा सा वेक्टर का साइन। ये दिखाने का तरीका होता है सदिश को बेटा, ये सदिश को दिखाने का तरीका होता है जी। तो ये जो आर वेक्टर है, यहां से यहां खींचा है, स्ट्रेट लाइन से मिलाया है, ये क्या है, इस वस्तु का, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगर इस फ्रेम के अंदर, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, आप जानते हो ना, आपने बचपन से पढ़ा होगा कि आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस में, किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर कोई पॉइंट को लोकेट करना है तो उसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। एक्स और वाई तो आपने पढ़े होंगे बचपन से, 9, 10, 6, 7, 8 क्लास में। जेड और आ गया जी तीसरा कोऑर्डिनेट। तो किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन जानना है ना आपको किसी एक्सिस में, तो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो मान लो ये जो आपका पॉइंट है, ऑब्जेक्ट है, जहां जिस पॉइंट पी पे रखा है, उसके कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको इसका वेक्टर बनाना है, मैं वेक्टर आपको पढ़ाऊंगा भी, टेंशन ना लो जिसको नहीं आता। अगर इसका आपको वेक्टर बनाना है तो एक्स के आगे आई कैप लगाते हैं, वाई के आगे जे कैप, जेड के आगे के कैप। क्यों लगाते हैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये कैप का साइन है बेटा ऊपर, इसको टोपी बोलते हैं, टोपी, कैप 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 कैप। ये एक यूनिट वेक्टर होता है, ये एक एकांक सदिश होता है, बताऊंगा ये क्या होता है बेटा आपका, ठीक है ना। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ये जो आपका लिख दिया मैंने वेक्टर, ये एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट का, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, एक पोजीशन वेक्टर है। और सबसे काम ही पहला है क्या है, पोजीशन जानना। पोजीशन जानोगे तो आगे काम कर पाओगे। तो ऐसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जानते हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, किसी भी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बेटा। अब जब आपने उसकी पोजीशन जान ली, लोकेट कर लिया उसको, तो अगर ये पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होती है, अभी मैं देख रहा हूं ये यहां पे है, अगर 2 घंटे बाद देखूं ये हो सकता है यहां पे आ जाए, 2 घंटे बाद ये यहां चला जाए, 2 घंटे बाद ये यहां आ जाए, 2 घंटे बाद ये यहां चला जाए। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रही है, और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में भी पोजीशन क्या हो रही है बेटा, चेंज हो रही है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जब पोजीशन क्या होती है बेटा, चेंज। क्या होती है? चेंज। तो उसको हम बोलते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है। अगर समय के सापेक्ष, अगर समय के सापेक्ष और किसी ऑब्जर्वर के सापेक्ष अगर स्थिति चेंज होती है, तो हम कहते हैं कि वो जो आपकी वस्तु है वो क्या कर रही है, गति कर रही है। आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट टाइम और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। अभी यहां है, फिर यहां आ जाए, फिर यहां आ जाए, दैट इज कॉल्ड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर यहीं पे है
2 घंटे बाद भी यही मिलेगा, 3 घंटे बाद भी यही मिलेगा, यही रहेगा, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है, हमारी वस्तु विराम अवस्था में है। अब जब आपने मोशन की बात की, तो मोशन है ना, उसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लिया है। आइए इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। मैं यहां से आपको क्या समझाना चाहता हूं। एक बड़ा प्यारा सा इलस्ट्रेशन है, देखिए क्या है बेटा। 2 आदमी एक गाड़ी में बैठ के आगे की तरफ जा रहे हैं जी। गाड़ी आपको जो मानना है मान लो, है सोचने में क्या जाता है, महंगी से महंगी गाड़ी सोचो आप, है ना, जितनी महंगी से महंगी गाड़ी सोच सकते हो सोचो, कि आप महंगी गाड़ी में बैठ के आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हो, और आपका जो तीसरा दोस्त है वो रोड पे खड़ा हुआ है, ये ग्राउंड पे है, और 2 लोग गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ठीक है जी। अब जब भी मोशन स्टडी करते हैं 2 लोग होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वर, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होती है वस्तु, एक होता है उसको देखने वाला, उसका मोशन ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर, ठीक है जी। अब मैंने कहा मान लो एक तो तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है जिसका मोशन हम स्टडी करेंगे, और 2 और 3 क्या है तुम्हारे, मान लो ऑब्जर्वर, जिनके रेस्पेक्ट में इस मोशन को हम स्टडी करेंगे, एक के मोशन को, करेक्ट है जी, ओके जी। एक है ऑब्जेक्ट, 2 और 3 क्या है, ऑब्जर्वर है जी, ओके सर जी, ठीक है जी। आप अगर गौर से देखेंगे ना, तो जो 2 वाला है उसके लिए जो 1 वाला है ये रेस्ट में ही है। अगर वो गाड़ी के बाहर ना झांके तो इस 2 के लिए 1 वाला यहीं पे है, ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, ये दोनों अगल बगल की सीट पे बैठे हैं, ये यहीं बैठा है, यहीं बैठा है, तो 2 वाले के लिए 1 वाला किस में है जी, रेस्ट पे है, विराम अवस्था में है। लेकिन यही 1 वाला 3 वाले के लिए किस में है जी, मोशन में है, वो बाहर खड़ा हुआ है, उसको गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब यही 1 वाला 2 वाले के लिए रेस्ट में है, और यही 1 वाला 3 वाले के लिए मोशन में है। मतलब यही एक ऑब्जेक्ट जो नंबर 1 ऑब्जेक्ट है, यही किसी के लिए रेस्ट में है, किसी के लिए मोशन में है। इसका मतलब मैं ये कहूं कि फलाना मोशन में है, तो ये कोई एब्सोल्यूट टर्म तो नहीं है कि अगर मैंने इसको मोशन में बोला तो ये सबके लिए ही मोशन में है, ना जी ना ना ना। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप मोशन में बोलते हो, अगर किसी वस्तु को आप गतिशील बोल सकते हो, तो हो सकता है वो किसी एक के लिए गतिशील हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए वो क्या हो, विराम अवस्था में हो, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये जो मोशन वर्ड है, ये मोशन वर्ड एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है बेटा, ये एक रिलेटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या है रिलेटिव वर्ड का मतलब, कि ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाता है। इसके लिए हो सकता है आपका ऑब्जेक्ट मोशन में हो, किसी और के लिए आपका ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाए, तो रिलेटिव वर्ड है। सापेक्ष क्या है, पद है, और डिपेंड करता है किसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, और नहीं बदलता, जो एक जैसा रहता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट। जो सबके लिए एक जैसा है दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। वो क्या होता है जी, एब्सोल्यूट होता है जी आपका, वो निरपेक्ष होता है जी, वो सापेक्ष नहीं होता है जी। बोलो यस और नो। जैसे मैंने आपसे प्रश्न किया कि बेटा आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है, मतलब आई आस्क्ड द क्वेश्चन कि व्हाट इज द थिंग दैट यू एंजॉय मोस्ट, ऐसी क्या चीज है जिसमें आपको सबसे अधिक मजा आता है। तो बच्चे अलग अलग जवाब देंगे ना मुझे। एक बोलेगा मुझे खाने में मजा आता है, एक बोलेगा मुझे सोने में मजा आता है, एक बोलेगा मुझे पढ़ने में मजा आता है, एक बोलेगा मुझे रनिंग में मजा आता है, एक बोलेगा मुझे स्विमिंग में मजा आता है, एक बोलेगा मुझे क्रिकेट में मजा आता है। तो तुम्हें किस चीज में मजा आ रहा है, ये एब्सोल्यूट नहीं है। सबको एक ही चीज में मजा थोड़ी आ रहा है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो मैंने प्रश्न किया है एक रिलेटिव प्रश्न है, इसके जवाब क्या मिलेंगे मेरे को, रिलेटिव जवाब मिलेंगे, है ना। पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएंगे, चेंज, क्या हो जाएंगे, चेंज। हाँ, अगर मैंने 7 लोग लाइन में खड़े कर लिए, 7 लोग मेल लोग, और मैंने पूछा तुम्हारा लिंग क्या है, मतलब मैंने पूछा तुम्हारा जेंडर क्या है, तो सब बोलेंगे मेल 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 मेल। आंसर क्या है, यूनिवर्सल है। आंसर क्या है, यूनिवर्सल है, उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट टर्म है जी। तो ये बोलेंगे कि मोशन है ना, वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी एक ऑब्जर्वर के लिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट में हो। तो मोशन इज ए रिलेटिव टर्म बेटा, डिपेंड करती है ऑब्जर्वर पे। करेक्ट है जी, बोलो यस, मजा आ गया, ओके सर, देख लो भाई, सीख लो। आगे चलते हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म्स बताऊंगा प्यारी प्यारी, जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चंस के लिए। हो सकता है आप जानते हो, बट एक बार इनको फटाफट डिस्कस करेंगे। जब कोई न्यूमेरिकल आता है ना फिजिक्स में, तो वहां पे इन टर्म्स का यूज हो जाता है, और फिर आपको अगर ये बेसिक टर्म्स का पता नहीं होता तो क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में बहुत दिक्कत आती है। फिजिक्स में आपको जानते हो पहला चैलेंज क्या है, पहला चैलेंज है क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग वाला, वही दिक्कत आता है, तो वो पहले आप कर लो, आ जाओ। हाँ जी, एक वर्ड आता है मैकेनिक्स, गति की। किसको बोलते हैं मैकेनिक्स? मैकेनिक्स होती है स्टडी ऑफ मोशन। जिस ब्रांच के अंडर, फिजिक्स की जिस ब्रांच के अंडर, भौतिक विज्ञान की जिस शाखा के तहत हम लोग मोशन को पढ़ते हैं, गति का अध्ययन करते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स।
जिसमें आप ओवरऑल मोशन, रेस्ट सब कुछ पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स, दैट इज कॉल्ड मैकेनिक्स। अब इसमें 3 टाइप आते हैं, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। कौन से आते हैं? स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई वस्तु विराम अवस्था में है, अगर आप उसका अध्ययन कर रहे हो, उसे कहते हैं स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कॉज। अगर आप गति का अध्ययन कर रहे हो और बिना उसका कारण जाने, अगर आप मोशन को स्टडी कर रहे हो बिना उसका रीजन जाने, बिना उसके रीजन पे गौर किए, तो वो होता है काइनेमेटिक्स। और अगर आप मोशन का स्टडी कर रहे हो कारण के साथ, तो उसे कहते हैं डायनामिक्स। मोशन को विदाउट कॉज पढ़ना काइनेमेटिक्स, मोशन को विद कॉज पढ़ना, बिना विद मतलब कारण जान के पढ़ना, वो होता है जी आपका डायनेमिक्स। तो कुछ तो ये टर्म्स थी जी, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जी अब हम टाइप ऑफ मोशंस पढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको पोजीशन स्पेसिफाई करना है, अभी अभी मैंने आपको बताया था, मान लो तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जी आपका, और ये यहाँ पी पे बैठा है जी आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसकी पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी है यहाँ से, ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है जी। कौन है? तुम्हारा ऑब्जर्वर है जी। यहाँ से पोजीशन स्पेसिफाई करनी है, स्थिति पता करनी है, तो ये वेक्टर होता है आपका पोजीशन वेक्टर, और ये डिपेंड करता है 3 कोऑर्डिनेट पे, एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट पे। किसी भी पॉइंट की स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट होते हैं बेटा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, और उन्हीं पे डिपेंड करती है उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति। तो अगर आपने क्या बोला सर, व्हाट इज मोशन? अगर पोजीशन चेंज होती है टाइम के साथ और किसी ऑब्जर्वर के साथ, तो वो किस में होता है? मोशन में होता है। अब पोजीशन चेंज होने का मतलब ये 3 कोऑर्डिनेट चेंज होना, 3 कोऑर्डिनेट चेंज होना। अगर इन 3 में से मात्र एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ओनली 1 कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो 1D मोशन होता है। 1D मोशन क्या होता है? ओनली 1 कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, तो बेटा वो क्या होता है? आपका 1D मोशन होता है। अगर इन 3 में से कोई 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, है ना, क्या बोलेंगे? 2 कोऑर्डिनेट्स आउट ऑफ 3 किसके हैं? पोजीशन के, ऑफ पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विद टाइम, तो वो होता है जी आपका 2D मोशन। और ऐसे ही क्या आएगा जी आपका 3D मोशन। क्या आएगा जी आपका 3D मोशन? उसमें ये तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होते हैं बेटा। उसमें ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पोजीशन चेंजिंग विद टाइम, चेंजिंग विद टाइम। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट आपके बेटा समय के साथ चेंज हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? वो कौन सा मोशन है? आपका 3D मोशन है। कैसा मोशन है? 3D, 1 डायमेंशनल मोशन, 1D गति, 2D गति, 3D गति, 1D गति, 2D गति, 3D गति। अगर उनमें से कोई एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है 1D, कोई 2 चेंज होते हैं 2D, तीनों चेंज होते हैं 3D। अगर 1D की बात करूं तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन 1D का एग्जांपल है बेटा, है ना। एक सीधी रेखा पर जब गति होती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, वो 1D मोशन होता है बेटा आपका। 2D क्या होता है जी? मोशन इन प्लेन, और खासकर कौन से मोशन बेटा? कर्व्ड मोशन। जो वक्रीय गति होती है, वक्रीय गति, जो वक्रीय गति होती है, जो कर्व्ड पाथ होते हैं, कर्व्ड पाथ, प्लेन के अंदर जो कर्व्ड पाथ होते हैं, एक प्लेन में जो कर्व्ड पाथ होते हैं, वो क्या होते हैं? आपके 2D मोशन। जैसे कि आप लोग क्या करते हो? वो खेलते हो क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, जहां से स्ट्राइकर से आप हिट करते हो? कैरम खेलते हो, कैरम। तो कैरम में जो आपका स्ट्राइकर को आप हिट करते हो ना, वो स्ट्राइकर क्या करता है? उसी कैरम वाले प्लेन में क्या करता है? गति करता है। तो वो क्या होता है? 2D मोशन। और ये क्या होता है जी? मोशन इन स्पेस। जब स्पेस में मोशन हो रहा है, पूरा स्पेस में मोशन हो रहा है, जैसे कि काइट का मोशन हो गया, जैसे कि बर्ड का मोशन हो गया, पक्षी स्पेस में उड़ रहे हैं बेटा, पतंग स्पेस में उड़ रहा है, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स, वाई और जेड, ना वो प्लेन में है ना वो स्ट्रेट लाइन में है, स्पेस में जो मोशन होता है, जैसे पतंग का, पक्षी का मोशन हो गया, ये मोशन क्या होता है बेटा? आपका मोशन इन 3D होता है, ये आपका 3D मोशन होता है। क्लियर है जी? ये 3 टाइप के मोशन है। डिपेंडिंग अपॉन आपका पोजीशन जब चेंज हो रही है, तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट बेटा ये क्या आपके 3 टाइप के मोशन है जी। क्लियर है? क्लियर है? छोटी छोटी बातें, प्यारी प्यारी, कई बार आपको समझना बहुत जरूरी हो जाता है, कहीं ना कहीं बेसिक्स का एटलीस्ट थोड़ा बहुत नॉलेज बहुत जरूरी हो जाता है,
क्वेश्चन करने के लिए बेटा, खासकर क्वेश्चन करने के लिए बेटा, खासकर। यस और नो? चलो जी आगे चले बेटा, चले, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे चलो बेटा। इसके अंदर आगे सुनो, एक दो मोशन और पढ़ लो, छोटे छोटे मोशन है, ठीक है ना, वो पढ़ लेता हूँ। देखो सबसे पहले टाइप चल रहा है तो पढ़ लो बेटा, ट्रांसलेशन मोशन। उससे पहले एक छोटा सा पढ़ेंगे, इससे पहले इसमें दोनों एक ही प्रकार के होते हैं बेटा। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है जी। और इसी में आता है ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन दोनों एक टाइप के हैं, ध्यान से सीखो बेटा क्या होते हैं। दोनों ही एक प्रकार के हैं, ध्यान सीखो क्या होते हैं बेटा। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, यहां से मैं एक बात करूंगा, पहले सुन लो वो क्या होता है। मैं एक वर्ड बोलूंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास बोलूंगा, एक वर्ड यूज करूंगा मैं यहाँ पे पॉइंट मास। कलर चेंज कर लो कोई बात नहीं, थोड़ा मजा आएगा। एक वर्ड मैं यूज करने वाला हूं बेटा, वो वर्ड मैं यूज करने वाला हूं पॉइंट मास। सुनिए जी, इसका मतलब क्या होता है पॉइंट मास का। अगर किसी ऑब्जेक्ट का साइज, किसी ऑब्जेक्ट का साइज जो वो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उससे बहुत छोटा हो जाए, तो वो आपका ऑब्जेक्ट उस मोशन में आप कैसे ट्रीट कर सकते हो? पॉइंट मास की तरह। जैसे कि एक 2 किलोमीटर लंबी ट्रेन है और वो चली है 5 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर, और उसका ट्रेन का आकार कितना है? 2 किलोमीटर, तो दोनों लगभग आसपास जैसे हैं। तो वहां पे तुम ट्रेन को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते बेटा, उस ट्रेन को वहां पे आप पॉइंट मास नहीं बोल सकते, वहां पे उस ट्रेन को आप पॉइंट मास से नहीं बोल सकते। बट वही 2 किलोमीटर की ट्रेन अगर जाके 500 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, चलती कहीं से खत्म कहीं करती है, और 500 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेती है ना, 500 किलोमीटर का विस्थापन तय कर लेती है, तो उसका साइज कितना है? 2 किलोमीटर। विस्थापन कितना है? 500 किलोमीटर। तो साइज विस्थापन के कंपेयर में बहुत छोटा है ना, वहां पे उस ट्रेन को हम पॉइंट मास बोल सकते हैं। वहां पे उस ट्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट मास। तो बेसिकली क्या है, जो साइज है अगर वो बहुत छोटा है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। अगर वस्तु का आकार जो है वो उसके द्वारा तय किए हुए विस्थापन से अगर बहुत बहुत छोटा है, अगर बहुत बहुत छोटा है, तो उस वस्तु को हम बोलेंगे पॉइंट मास, या इसी वस्तु को हम सिंपल वर्ड में पार्टिकल भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? पार्टिकल्स कहते हैं। और अगर ऐसे पार्टिकल का तुम कलेक्शन पढ़ लो, कलेक्शन ऑफ सच पार्टिकल, अगर एक नहीं बहुत सारे पार्टिकल हो, कलेक्शन ऑफ सच पार्टिकल्स बोलते हैं, या सिस्टम भी बोलते हैं कई बार, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल से, अगर ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मासेस से अगर आप एक कलेक्शन कर लो, तो उसको हम मैकेनिक्स में बॉडी बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे? बॉडी बोलेंगे या क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और बाकी आगे गहराई में चलेंगे, रिजिड बॉडी क्या होती है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो सब बात की बात है। बट फिलहाल जो कॉमन चीज है वो मैंने आपको बता दी, जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। आ जाओ जी, आओ जी, सुनो जी। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है जी? सुनिए बेटा, रेक्टिलिनियर जो आपका मोशन होता है वो होता है कि जब कोई पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलता है, स्ट्रेट पाथ में, तो होता है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या है जी? पार्टिकल ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट पाथ। जब कोई आपका पार्टिकल, जब कोई आपका पॉइंट मास बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे आप ही शाम को रनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो ना, आप रनिंग करते करते 3 किलोमीटर चले गए सीधे रोड पे, तो क्या बेटा, वो आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हो गया, और आप उसके कंपेयर में आपका साइज बहुत छोटा है, आप पॉइंट मास कहलाओगे, आप पार्टिकल कहलाओगे, और आप स्ट्रेट लाइन में चले, वो कैसा मोशन आपका? रेक्टिलिनियर मोशन। ये है पार्टिकल का मोशन, ये है बॉडी का मोशन, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन है जी। क्या? सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल। जब पूरा सिस्टम एक साथ कहां चलता है? स्ट्रेट पाथ में, सच दैट सभी पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करते हैं, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो वो होता है ट्रांसलेशन। ये सिस्टम का है बेटा, ये क्या है? सिस्टम का, या मतलब बॉडी। बॉडी ट्रेवल इन ए पाथ, या स्ट्रेट पाथ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेट पाथ सच दैट
all particles travel equal displacements in equal times। जैसे आप मेरा समझो, आप मेरा, जैसे मेरा जो पूरा शरीर है, हाथ भी हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, है ना, जब मैं चलूंगा ना तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो ये हाथ चलता है 1 मीटर, तो ये हाथ भी कितना चलेगा, 1 मीटर, दोनों एक साथ चल रहे हैं क्या? तो कोई आपकी पूरी की पूरी बॉडी, कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल अगर स्ट्रेट पाथ में चलता है सच दैट जिन पार्टिकल से वो मिलके बना है वो सारे के सारे सेम टाइम में सेम दूरी तय करते हैं, तो वो होता है ट्रांसलेशनल मोशन जी। ठीक है जी। अब ऐसे ही एक होता है सर्कुलर मोशन, ये पार्टिकल का मोशन, ये बॉडी का मोशन, और एक होता है रोटेशनल मोशन, ये पार्टिकल का मोशन, ये बॉडी का मोशन। सर्कुलर क्या होता है? व्हेन ए पार्टिकल ट्रेवल सर्कुलर पाथ, जब एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है ना, गोलाकार पथ में चलता है ना, है ना, है ना, वृत्तीय पथ में चलता है ना, सर्कुलर पाथ में चलता है बेटा, तो उसे कहते हैं हम सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल चलता है तो, और यहाँ पे ए बॉडी रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस, है ना, सच दैट ऑल पार्टिकल्स आर ट्रेवलिंग circular paths except particles at axis of rotation। पूरी बॉडी आपकी, पंखा देख रहे हो आप, आपके घर में पंखा है ना, ये पंखा पूरा कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है, और जब ये धुरी जो होती है, धुरी, जिस धुरी के अबाउट ये रोटेट करता है ना, क्या करता है, घूर्णन करता है, क्या करता है बेटा, घूर्णन करता है या रिवोल्व करता है, आप ये बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये आपका रोटेशन मोशन ही है पंखे का, आपका कैसा मोशन आपका, ये कैसा मोशन है बेटा, रोटेशनल मोशन ही है ना। जैसे मान लो आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई आपका बेटा एक बॉडी है, और ये इस धुरी के अबाउट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूम रही है, तो जितने भी कण हैं, जितने भी पार्टिकल आपके इस धुरी के ऊपर हैं बेटा, उनका तो मोशन नहीं होगा, वो तो किस में है, देखो रेस्ट में है, गति में, मतलब गतिशील नहीं है, विराम अवस्था में है। बट यहाँ जो पार्टिकल है, देखो ये जो अगर कोई पार्टिकल है इस बॉडी का, क्या चलेगा, सर्कुलर पाथ चलेगा। ये कोई पार्टिकल है बॉडी का, क्या चलेगा, सर्कुलर पाथ चलेगा। जितने भी बॉडी के पार्टिकल है बेटा, वो जब बॉडी घूमेगी, रोटेट करेगी, तो सारे क्या होंगे, सर्कुलर पाथ में चलेंगे। बट जो ये धुरी वाले हैं, जितने भी पार्टिकल आपके धुरी पे आते हैं, ये वाले पार्टिकल्स, ये वाला पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल बॉडी के, ये बेटा आपके मोशन नहीं करेंगे। देख पा रहे हो, सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना जी। इसके बाद एक मोशन है बेटा, क्या होता है, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, ये क्या होता है जी, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन बेटा क्या होता है बेटा आपका, जब कोई बॉडी किसी एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करती है, अपना क्या करती है, ऑसिलेट करती है, वाइब्रेट करती है, आगे पीछे चलती है, बैक एंड फोर्थ चलती है, टू एंड फ्रो चलती है ना, एक माध्य स्थिति के सापेक्ष, एक माध्य स्थिति के सापेक्ष क्या करती है, आगे पीछे चलती है, एक मीन पोजीशन के अबाउट क्या करती है बेटा, एक आगे पीछे चलती है, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, तो वो होता है ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, है ना जी। क्या है, क्या है, इसको आप बोल सकते हैं टू एंड फ्रो, और बोल सकते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, है ना, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट ए मीन पोजीशन, अबाउट ए मीन पोजीशन। झूला, तीज का त्योहार चला गया ना बेटा, अभी गया तीज का त्योहार, हरियाली तीज गई अभी, है ना, पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है। झूला, झूला देखा है, झूला, तो झूले, तीज में हम लोग झूले डालते हैं बेटा, यस। तो झूले पे कोई आदमी बैठा, उसको आप यहां से छोड़ देंगे तो ऐसे आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा। तो एक माध्य स्थिति,
जब झूले को आप छोड़ देंगे बिल्कुल रेस्ट में, तो उस माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, उस मेन पोजीशन के इर्द गिर्द वो आगे जाता है पीछे आता है, आगे जाता है पीछे आता है, और अपने इस मोशन को रिपीट करता है बेटा, तो वो क्या होता है, ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। ये बड़े खास और इंपॉर्टेंट सीरीज में नहीं आते हैं, बट क्या है, मैंने आपको इसलिए करवा दी ये चीजें कि कहीं ना कहीं फॉर बेटरमेंट ऑफ योर कॉन्सेप्ट, कहीं कोई क्वेश्चन में लैंग्वेज आ गया, कोई वर्ड आ गया, तो वो क्वेश्चन समझने में आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बकायदा करवा दी है जी। ठीक है, ये नॉर्मल बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी थी। ये चाहिए आपकी स्लाइड ले लो, और चाहिए आपकी ये स्लाइड ले लो बेटा, है ना। इसमें बहुत छोटी छोटी कॉमन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आपको मैकेनिक्स को आगे स्टडी करना है तो, अगर आपको मैकेनिक्स को आगे स्टडी करना है तो, ठीक है जी, इनका जानकारी आवश्यक है। चले आगे, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़े, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म जहां से प्रश्न बनेंगे वहां मैं आता हूं, और चलो आपने ले लिया होगा। आइए सबसे पहले दो टर्म पढ़ेंगे और कंपैरिजन में ही पढ़ाऊंगा, एक है जी डिस्टेंस और एक है जी डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही मोशन की टर्म्स है बेटा, दोनों ही गति के पद हैं बेटा। एक होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, और एक होता है सॉरी डिस्टेंस मतलब दूरी, और एक होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। क्या होता है, विस्थापन होता है जी। क्या होता है, विस्थापन। दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। अब कोई ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगा अपनी पोजीशन को क्या करेगा, समय के साथ चेंज करेगा, टाइम के साथ चेंज करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ दूरी तय करेगा। और दूरी और विस्थापन सुनने में एक जैसे वर्ड लगते हैं, दोनों ही सुनने में एक जैसे वर्ड लगते हैं प्यारे बच्चों, दोनों की दोनों सुनने में एक जैसे वर्ड लगते हैं, बट हमें ये जानना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब फिजिक्स के हिसाब से दोनों में डिफरेंस है बेटा, दोनों अलग अलग हैं। आइए इनको जानते, कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि कंपैरिजन से हमें बेटर समझ में आए कि एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या। पढ़े बोलो कंपेयर करके, आ जाओ जी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सुनिए बेटा। डिस्टेंस तो क्या होता है, मान लीजिए आपका कोई वस्तु है, तो इसकी क्या है, इनिशियल पोजीशन है, ये उसकी क्या है, शुरुआती स्थिति है जी। और इस ऑब्जेक्ट की ये क्या है जी, आपकी फाइनल पोजीशन है जी। मतलब वो यहां से चला और यहां रुक गया जी, गति के दौरान, मोशन के ड्यूरिंग, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। और आपका ऑब्जेक्ट इस पाथ से चलता हुआ आया, ऐसे चलता चलता यहां पहुंच गया। एक गाड़ी है, वो गाड़ी इस रोड से चली गई है, ये रोड है बेटा, ये सीधा रोड नहीं है, ऐसा रोड है। ये गाड़ी इस रोड से चलती हुई यहां से शुरू होके और यहां पहुंच गई। इनिशियल पोजीशन शुरुआती स्थिति, फाइनल पोजीशन अंतिम स्थिति। और ये गाड़ी इस रोड से गई है, ये इस पाथ से गई है। तो जो भी इसका पाथ है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये इसका रास्ता है। इस पाथ की जो लंबाई है, इस पाथ की जो लेंथ है, वो कहलाती है डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, डिस्टेंस आपकी होती है एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्टेंस होती है आपकी जी एक्चुअल पाथ लेंथ होती है जी, है ना। कंपेयर करके पढ़ेंगे, बेटर समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, ये तो इसका जी एक्चुअल पाथ है जी। क्या है इसका एक्चुअल पाथ, जहां से ये चल के गया है। डिस्प्लेसमेंट को इस पाथ से कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल पोजीशन पकड़ लो, फाइनल पोजीशन पकड़ लो, और दोनों को आप एक सीधी रेखा से ज्वाइन कर दो जी। क्या कहता है, दोनों को आप एक सीधी रेखा से ज्वाइन कर दो जी, ये कहता है डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन को बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ से ज्वाइन कर दो। ये जो स्ट्रेट पाथ है, ऐसा मुझे लगता है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का ये शॉर्टेस्ट पाथ है, शायद सबसे छोटा रास्ता है। शायद ये भी लंबा होगा, और शायद ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा। सबसे छोटा रास्ता इन दो पोजीशन के बीच का मुझे यही लग रहा है बेटा, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। यही क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, जो स्ट्रेट लाइन से आप दोनों पोजीशन को ज्वाइन करते हैं। और इस स्ट्रेट पाथ की जो लेंथ है वो कहती है, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। उसे पाथ से मतलब ही नहीं है भाड़ में जाए, बॉडी कहां से होते हुए कहां से आई है, कहां से चल के कहां पहुंची है। वो कहता है मैं तो शॉर्टेस्ट पाथ में बिलीव रखता हूं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है जी आपसे कि ये क्या होती है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। ये दोनों में बेसिकली अंतर है बेटा, है ना। तो इसका मतलब ये भी लिख दूं मैं, है ना, ये लिख दूं, does not depend on ओरिजिनल पाथ। वस्तु का ओरिजिनल पाथ क्या उस पर डिपेंड ही नहीं करता यार, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कहां से चल के आई है, वो देखता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बस। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जी, इसको हिंदी में बोलते हैं जी अदिश राशि।
लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जी, इसका एक दिशा होता है जी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। और वो डायरेक्शन कहाँ से होता है, ये जी अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो अगर मैं सदिश बनाऊं इसका, तो वो सदिश का आपको दिखाना होता है यहाँ पे इनिशियल से फाइनल पे जाके एक एरो लगा दो। ये जो मैंने बनाया है ये आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जी, ये आपका विस्थापन सदिश है जी। क्या जी आपका ये आपका जी विस्थापन सदिश है बेटा। कहाँ से कहाँ होगा, फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी, क्या होगी इसकी डायरेक्शन। या अदरवाइज मैं आपको छोटा सा यहां दिखाना चाहूं, जैसे मैंने आपको फ्रेम में समझाया था, अगर ये ऑब्जर्वर है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है जो पहले पी पे था और मोशन के दौरान वो पी से चल के कहाँ आ गया बेटा, क्यू पे आ गया है, पी से चल के क्यू पे आ गया है मोशन के दौरान, गति के दौरान। तो अगर ये पहले पी पे था तो यहाँ पे इसका ये पोजीशन वेक्टर है, जब क्यू पे आया तो उसका पोजीशन वेक्टर ये था, तो ये मान लो इसका R1 है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये मान लो क्या है R2 है, ये मान लो क्या है जी R2 है फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये उसका शुरुआती स्थिति सदिश है, ये उसका अंतिम स्थिति सदिश है जी। पोजीशन वेक्टर मैंने आपको बनाना सिखा दिया, आपको पता होगा बेटा अच्छे से। तब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है, अगर आपको विस्थापन सदिश बनाना है बेटा, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, सीधी रेखा से मिला दो और इनिशियल से फाइनल की तरफ एक एरो बना दो। ये जो आपका सदिश है ये आपका डिस्प्लेसमेंट सदिश है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और अगर आपको लिखना भी है कि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, अगर आपको जानना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, तो वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है इनिशियल पोजीशन। और ये तीर के निशान मैंने क्यों बना रखे हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सदिश राशियां हैं। जो बच्चा पहली बार लेक्चर से जुड़ रहा है और जिसको सदिश नहीं आता, वेक्टर नहीं आता, बेटा थोड़ा वेट करना, समय के साथ वेक्टर भी आएगा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी इसी के साथ आप चलते रहो बेटा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, क्या होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन घटा दो, वो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बोलो यस और नो। हाँ जी यस। अगर इसके कोऑर्डिनेट, अगर इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1 और आपके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, तो आपको ये पता ही होगा, मैंने आपको कोऑर्डिनेट बनाया था अभी, तो इसलिए r1 का वेक्टर क्या बन जाएगा x1 i कैप, y1 j कैप, ठीक कीजिए बेटा इसको आप, y1 j कैप और z1 k कैप बन जाएगा। और r2 का सदिश क्या बन जाएगा x2 i कैप और y2 j कैप और आपका z2 k कैप बन जाएगा। तब जो डिस्प्लेसमेंट सदिश बनेगा इसमें से ये अंतर करना है, तो i कैप वाले को i कैप वाले में से घटा दो बेटा, x2 माइनस x1 का i कैप हो जाएगा, j कैप वाले को j कैप वाले में घटा दो, y2 माइनस y1 का j कैप हो जाएगा, k कैप वाले को k कैप में घटा दो, z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा k कैप। ऐसे आप लिखेंगे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे आप लिखेंगे अपना विस्थापन सदिश। करेक्ट, बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर तय करवाऊंगा, बस शांति से, प्रेम से और डेली रेगुलर आप इन वीडियोस को फॉलो करो बेटा। ये मान लीजिए कि शून्य से शिखर तक का जो सफर है वो हम सब मिलकर तय करने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, तो मैंने आपको सब बता दिया सदिश राशि के बारे में, कैसे आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पास से कुछ नहीं फर्क पड़ता बेटा, उसको पास से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये बात बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो ये इनकी डेफिनेशन, ये उसका वेक्टर, ये स्केलर क्वांटिटी। अगर इधर से मैं और बात करूं बेटा, तो आप देखिए शायद मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता है, इससे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस या तो इससे बड़ा रास्ता होगी और स्ट्रेट पाथ है, सीधा पाथ है तो इसके बराबर होगी। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, चलो उससे पहले एक पॉइंट और लिख लो बेटा इसके बारे में। जो स्केलर क्वांटिटी होती है ना बेटा, स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी, स्केलर। डिस्टेंस, डिस्टेंस जीरो का मतलब क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट चला है नहीं, रेस्ट पे है। अगर वो चला है, मोशन में है, तो डिस्टेंस कभी जीरो हो ही नहीं सकती ना बेटा। अगर वो थोड़ा बहुत भी चला है तो डिस्टेंस तो आएगा बेटा। अगेन डिस्टेंस नेगेटिव का कोई रिलेवेंसी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, नेगेटिव का रिलेवेंसी वेक्टर में आ जाता है, क्योंकि जब वेक्टर आप लिखते हो तो अगर इधर ए वेक्टर है, इधर क्या है ये ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर क्या होगा, इसके बिल्कुल रिवर्स जो वेक्टर आएगा वो क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। जब भी हम सदिश की बात करते हैं, अगर ये ए सदिश है तो बिल्कुल उल्टा जो होगा ये क्या होगा, माइनस ए सदिश। तो सदिश में जो नेगेटिव है, वेक्टर में जो नेगेटिव है, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो नहीं छेड़ता, उसका परिणाम को नहीं छेड़ता, बस उसकी दिशा को बदल देता है, डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। तो वेक्टर में नेगेटिव आ सकता है, स्केलर में कोई उसका रिलेवेंसी नहीं है।
तो ये है ना, कैन इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऐसा लिख लो आप कि जीरो नहीं हो सकती बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव, ना जीरो ना जीरो ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। और यहां आप लिख सकते हो इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो। और मैं तो चाहूंगा बेटर कि इसको मैं आपको आगे समझाऊं कि नेगेटिव पॉजिटिव जीरो ये कैसे होती है। पहले इसी का लिखता हूं मैं, उसकी बात बाद में करूंगा। सुनो पहले, ये हमेशा हमेशा क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। ऐसे कह सकते हैं नेवर बी जीरो एंड नेगेटिव, ठीक है जी। उसके बाद एक बात और सुनो, यहां से एक छोटी सी बात, सबसे छोटा रास्ता यही है और डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटे रास्ते की बात करता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, अभी आपने मेरे को बोला ना कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है सर, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव जीरो एंड पॉजिटिव। तो कभी नेगेटिव आ जाए तो इसलिए मैं इसका मोड लगा रहा हूं। मोड का मतलब है चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए, आपको उसको प्लस ट्रीट करना है इस रिलेशन में जहां मैं आपको बता रहा हूं वहां पे। देखो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटा रास्ता है, तो या तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा बेटा किससे, डिस्टेंस से, ठीक है जी, है ना। कैसे पाथ में, अगर तुम्हारा कर्व्ड पाथ है तो, अगर कर्व्ड पाथ है तो डिस्टेंस से आपको ज्यादा मिलेगी, डिस्प्लेसमेंट छोटा मिलेगा। और अगर बिल्कुल सीधा ही पाथ है, चला ही सीधा पाथ है, तो यही पाथ होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अगर बिल्कुल सीधा ही पाथ है तब उसमें क्या होगा, तब उसमें जो आपका डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो एक्चुअल में प्यारे बच्चों क्या होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा। किसके लिए, स्ट्रेट पाथ के लिए। अगर मोशन का पाथ ही स्ट्रेट है तब तो यही क्या होगा आपका शॉर्टेस्ट पाथ, यही क्या होगा आपका एक्चुअल पाथ, तब तो दोनों बराबर हो जाएंगे बेटा। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, अगले स्लाइड में आ जाऊं कि कब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो हो सकता है, जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था उसके बारे में आ जाऊं। आइए, यही मैं इसको ऐसे चला के रखूंगा, कोई बात नहीं, डिस्टेंस का कोई पॉइंट होगा तो मैं आपको इधर लिखवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, मैंने कहा था डिस्प्लेसमेंट जो होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो। बताऊंगा कब कैसे होता है, सुन लो कब कैसे पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। पहले आप जीरो वाला केस सुनो। अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे किसी पाथ में चल के और लौट के वापस यहीं आ गया, ऐसे गया पूरा घूम के आया और घूमकर वापस यहीं आ गया जहां से चला था, जहां से चला था वहीं घूम के वापस आ गया, वहीं घूम के, इसको राउंड ट्रिप कहते हैं हम। क्या कहते हैं, राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप में इनिशियल पोजीशन भी यही है और राउंड ट्रिप में फाइनल पोजीशन भी यही है। इनिशियल फाइनल दोनों एक ही जगह है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, जीरो आएगा भाई, दोनों एक ही जगह है। तो इसलिए राउंड ट्रिप में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, इन राउंड ट्रिप आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा वो क्या होगा, जीरो होगा जी। कोई भी राउंड ट्रिप होगी ना, जहां से शुरू हुए थे वहीं चल के वापस आ जाओगे, वहां आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। आ जाओ जी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, ये तो आपका जीरो वाला केस है जी। नेगेटिव पॉजिटिव और सुन लो, मान लो ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है और यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्ट था जी, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है जी ऑब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ये जी ऑब्जेक्ट की क्या है, फाइनल पोजीशन। ये आपका जी ऑब्जर्वर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आपका जी वो यहाँ से चल के यहाँ आ गया जी, पहले पी पे था अब क्यू पे आ गया, इधर आ गया, मतलब ओरिजिन से दूर चल रहा है जी, मतलब ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जा रहा है जी। देखना डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा, सुन लो। ये जी है, मान लो ये डिस्टेंस कितनी है जी, x1, और ये डिस्टेंस जो फाइनल है, क्योंकि जो भी काम करते हैं, जब भी पोजीशन निकालते हैं, स्थिति निकालते हैं, तो वो ऑब्जर्वर से निकालते हैं, यहाँ से यहाँ इनिशियल, यहाँ से यहाँ फाइनल। तो आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। मैंने अभी बताया था आपको, इनिशियल माइनस क्या, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम स्थिति माइनस क्या आएगा, शुरुआती स्थिति। अंतिम स्थिति क्या है, x2, शुरुआती क्या है, x1, x2 x1 से बड़ा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, पॉजिटिव। कब, मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, या मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बोल लो या ओरिजिन बोल लो, बात एक ही है। अगर तुम ऑब्जर्वर से दूर की तरफ जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगा, आपका विस्थापन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, अगर तुम ऑब्जर्वर से दूर जाओगे। और यही केस आप दूसरा एग्जांपल देखिए इसमें, अगर ये तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, पहले पी पे था अब क्यू पे आ गया, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। अगर ये दूरी क्या है बेटा आपकी, x1 है इनिशियल वाली,
और ये दूरी क्या आपकी x2 है फाइनल वाली। तो आप तो जानते ही हो, क्या जानते हो, इधर देखो आप तो जानते हो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन। फाइनल क्या है x2 माइनस क्या है x1। इस बार x2 छोटा है x1 बड़ा है, आप देख सकते हो। इस बार x2 छोटा है x1 बड़ा है, आप देख सकते हो। छोटा माइनस बड़ा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब जब आप मूविंग टुवर्ड ओरिजिन हो रहा है, आपका मोशन टुवर्ड ऑब्जर्वर हो रहा है, तो ऐसे केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, नेगेटिव। तीनों केस करवाए मैंने। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। कैसी क्वांटिटी है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए आपका विस्थापन कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है इसलिए। जबकि डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव मिलेगी आपको, दूरी सिर्फ आपको क्या मिलेगी, धनात्मक मिलेगी। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और है जी, कि आपकी गाड़ी में, आपके व्हीकल्स में एक मीटर लगा होता है, इसको आप बोलते हो ओडोमीटर। जो भी आप गाड़ी ड्राइव करते हो, चाहे मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो, चाहे बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो आप, उसमें एक मीटर लगा होता है, गाड़ी कितनी चल चुकी, गाड़ी कितनी चली है, वो जो डिस्टेंस है। देखो गाड़ी को आप राउंड राउंड घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, वो मीटर तो बढ़ता रहेगा, सिंपल सी बात है। और राउंड ट्रिप में आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो लिया है, तो वो जो ओडोमीटर होता है, जो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो आपको डिस्टेंस देता है, याद रखना है ना। तो यहां से एक पॉइंट लिखवा दूं मैं आपको, कि ओडोमीटर gives distance traveled by vehicle। व्हीकल में जो ओडोमीटर लगा होता है, वो ओडोमीटर बेटा आपको क्या देता है, डिस्टेंस ट्रेवल देता है जी। क्या देता है बेटा आपको ओडोमीटर, ओडोमीटर प्यारे बच्चों आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जानकारी देता है, कि गाड़ी कितना डिस्टेंस चलेगी। और अगर ओडोमीटर की रीडिंग आपके पास है, तो पता है उससे डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं, फाइनल रीडिंग जो है ओडोमीटर की, वो माइनस क्या है जी, इनिशियल रीडिंग। आप अपनी रीडिंग नोट करके चलो, जब आप घर से चलते हो, कि कितना रीडिंग दिखा रहा है ओडोमीटर में। जब आप अपनी जर्नी को समाप्त करते हो, यात्रा को खत्म करते हो, तब आप रीडिंग नोट कर लो। तो फाइनल में इनिशियल घटा दो रीडिंग के अंदर, वो होता है आपका डिस्टेंस, जो अगर आपको रीडिंग देख के ही पता करना है तो। बोलो भाई साहब क्लियर है क्या, बोलो भाई साहब क्लियर है क्या, ठीक है क्या, यस सर। क्या बेटा डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, एक बात की चर्चा मैं आपके साथ और करना चाहूंगा, आ जाओ। क्या डिस्प्लेसमेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। अगर मान लो एक मैं देख रहा हूं, कोई व्हीकल जा रहा है, एक मेरा दोस्त देख रहा है उसी व्हीकल को, एक ही व्हीकल है, उसको मैं भी देख रहा हूं, मेरा दोस्त भी देख रहा है, क्या हम दोनों के लिए व्हीकल के द्वारा ट्रैवल किया हुआ डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा क्या, बोलो होगा क्या, ये चेक करते हैं जी। आइए, तो ये पॉइंट मैं यहीं लिखवा देता हूं, डिस्टेंस के पॉइंट यहीं से खत्म करता हूं। ये डिस्प्लेसमेंट का ही बेटा आपका पॉइंट है ना जी, हमें कुछ नहीं चाहिए, चलो। हाँ जी, ये बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्वर पे डिपेंड नहीं करता प्यारे बच्चों। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हो आप ऑब्जर्वर को, कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हो, ऐसा नहीं, क्लियर करके चलूंगा, टेंशन ना लो, आ जाओ। मान लो एक ऑब्जर्वर ये है ओ, और एक आपका व्हीकल है वो यहां से यहां चला है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल पोजीशन, यहाँ पी से क्यू गया है बेटा, ठीक है जी। और यहीं पे एक ऑब्जर्वर और है बेटा, उसका नाम कौन है, ओ डैश। शायद दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है जी। ओ और ओ डैश आपके दो हैं ऑब्जर्वर, ये भी इसको देख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट पी से क्यू जा रहा है, ये भी देख रहा है पी से क्यू जा रहा है। आइए डिस्प्लेसमेंट पता करते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है x1, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस क्या है जी x2, और ये वाली डिस्टेंस जो है बेटा आपकी ये x है, क्या है जी x। तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं ऑब्जर्वर O के लिए, किसके लिए, ऑब्जर्वर O के लिए लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जर्वर O के लिए यहाँ से काम करना पड़ेगा, फाइनल पोजीशन कौन है x2 और इनिशियल पोजीशन कौन है x1, तो इसके लिए क्या आएगा x2 माइनस x1, किसके लिए, फॉर O। ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए लिखते हैं, तो यहीं से काम होगा, जो आपका ऑब्जर्वर होता है वहीं से काम होता है। यहां से करो, फाइनल पोजीशन ये वाली, यहां से लेकर ये वाली कौन है, x प्लस x2, यहां से यहां तक की x प्लस x2 माइनस इनिशियल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, और ये ऑब्जर्वर है, यहां से लेकर यहां तक x प्लस x1, तो माइनस कर दो x और माइनस क्या हो जाएगा x1, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगेन फिर से क्या आ गई x2 माइनस x1, किसके लिए,
4 ओ डैश भी। इसका मतलब चाहे ओ हो चाहे ओ डैश हो, बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 माइनस x1 है, इसके लिए भी क्या है x2 माइनस x1 है। ऑब्जर्वर बदलने से कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज हुआ करता है, ऑब्जर्वर बदलने से पोजीशन भले ही चेंज हो जाएगी आपकी, बट आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा। ऑब्जर्वर चेंज करने से पोजीशन भले ही चेंज हो जाएगी आपकी ऑब्जेक्ट की, बट आपका ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो है, विस्थापन जो है, वो ऑब्जर्वर बदलने से चेंज नहीं होगा। ये बात बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई? मजा आया होगा आई थिंक। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो मैंने अभी यहाँ पे आपको करवाया है चीज गणित, वो सुन के मजा तो आया होगा बेटा आपको। बकायदा कंपेयर करके करवा दिया मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से। और एक पॉइंट कहीं भी जगह दिख रही है वहां लिख ही लो बेटा आप। मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा कंटेंट को ऊपर थोड़ा सा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर करते हैं, फटाफट छोटी सी बात लिखनी है। मैं कहीं भी स्पेस बना के लिख रहा हूँ, डब्बा बना के, है ना, आप चेक कर लेना जी। यहां से मैं डब्बा बना के यहां लिख रहा हूं, आ जाओ। एक तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, दोनों की ही मीटर होती है जी। दोनों की ही जो आपकी एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है, और जो सीजीएस मात्रक होता है वो दोनों का क्या होता है, सेंटीमीटर होता है जी। और अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं, आयामी सूत्र की बात करूं, तो एम इसके अंदर होता नहीं, सिर्फ एल होती है। टीबी क्या होता है, 0, क्योंकि सिर्फ लेंथ के डायमेंशन है बेटा। सिर्फ क्या है, लेंथ के डायमेंशन है, ना इसके अंदर मास है ना इसके अंदर टाइम है। ये जो खुद डिस्टेंस जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, मूलभूत राशि होती है ना, मूलभूत राशि होती है। तो इसका सिर्फ डायमेंशन क्या आएगा, एल आएगा, ना टी आएगा ना एम आएगा। तो ये जो पहला लेक्चर रहा है अपना मैकेनिक्स का, इस मैकेनिक्स के पहले लेक्चर में मैंने आपको बेसिकली क्या जो बेसिक्स है वो उठाया है, और एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक करवाया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेक्चर टू लेक्चर कंटिन्यूटी मिलेगी, कंटिन्यूटी मत तोड़ना। क्लास 12 भी लेके आऊंगा, टेंशन ना लो बेटा, बहुत जल्दी क्लास 12 लेके आऊंगा। लेकिन यहाँ सब बच्चे कवर कर सकते हैं, 9, 10, 11, 12, नीट, IIT, BSc नर्सिंग, लैब असिस्टेंट, सबके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। जो इन लेक्चर्स को फॉलो करेगा, फिजिक्स के क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, ये अपनी गारंटी है। और एकदम धुआंधार कॉन्सेप्ट लेके चलोगे। और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं बेटा, मैं हर वर्ड का हिंदी साथ साथ बताते हुए चल रहा हूँ, और बाकी चीज तो आप देख रहे हो, समझ में आपको आ ही रहा होगा। तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी थोड़ा सा एफर्ट मार के इन लेक्चर्स को फॉलो कर सकता है, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप सब बच्चों के लिए, ये भी बेटा अपनी गारंटी है, ठीक है ना। सेपरेट भी हिंदी मीडियम के ले आएंगे, कोई बात नहीं, बट आप चाहो तो यहाँ से भी फॉलो कर सकते हो। ये अपना पहला लेक्चर था मैकेनिक्स का। जो भी बच्चा इन लेक्चर्स को फॉलो करता है, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएगा लेक्चर कैसे लगे, और वीडियो को लाइक करेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना कि लेक्चर कैसे लगे। ऐसे ही धुआंधार लेक्चर पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब बच्चों के लिए लेके आ रहा हूं बेटा। एक भी लेक्चर मिस नहीं करूंगा, सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बस आप लगातार इसको फॉलो करते रहो, ठीक है जी। ये अपना पहला लेक्चर था। हम मिलेंगे जल्दी ही दूसरे लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा करो, इज्जत करो, और उनके सपने को पूर्ण करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।